हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट। तो उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसिड। एसिड का डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, एसिड किसको बोलेंगे, जो स्वाद में खट्टा हो, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता हो, लाल कर देता हो। देखिए, दोनों डिफिनेशन का इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि देखिए कुछ ऐसा अम्ल रहता है जिसको हम लोग स्वाद से हम लोग पता लगा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एसिड रहता है जिसको हम लोग स्वाद से पता नहीं लगा सकते हैं। वो मतलब कि हम लोग उसको टेस्ट करके नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए उसको क्या करना है, देखिए, जो स्वाद में खट्टा लगता है टेस्ट कर लेंगे तो वो समझिए अम्ल है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ होता है, ऐसा अम्ल है, ऐसा एसिड है जिसको हम लोग टेस्ट के द्वारा पता नहीं लगा सकते हैं। उसको क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर में डाल देंगे तो वो लाल हो जाएगा। यदि लाल हो जाता है तो समझिए वो क्या है, एसिड है, ठीक है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, सब ने अपना अपना डिफिनेशन दिया है। तो चलिए देखते हैं। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि यदि हम जल में घोलेंगे और यदि H+ आयन यदि उत्पन्न करेगा तो समझिए क्या है कि वो अम्ल है। जैसे HCl है तो HCl को जैसे जल में डालेंगे तो दो भाग में टूट जाता है, H+ और Cl- में, यानी कि H+ आयन जो उत्पन्न किया तो समझिए वो क्या है, अम्ल है। इसलिए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है। CH3COOH ये क्या है, जैसे जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस आयन और H+ आयन में टूट जाएगा। तो जो जल में घोलने से H+ आयन उत्पन्न करता हो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से HNO3 है। HNO3 मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, जैसे जल में डालेंगे तो H+ और NO3 माइनस आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये वाला, ठीक है, दो भाग में टूट जाएगा। तो जो भी H+ आयन उत्पन्न करता हो तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस ने यही बोला था। नेक्स्ट है ब्रोंस्टन एंड लॉरी। ब्रोंस्टन एंड लॉरी दूसरा साइंटिस्ट थे। उन्होंने ब्रोंस्टन एंड लॉरी ने क्या बोला कि जो दूसरे पदार्थ को क्या देता हो, प्रोटॉन देता हो। जो दूसरे पदार्थ को क्या देता हो, प्रोटॉन देता हो। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, HCl+H2O रिएक्ट टू Cl- प्लस H3O+। तो यहाँ पर HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर Cl है, Cl के पीछे क्या है, Cl के पीछे जो है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो है किसके साथ कंबाइंड हो जा रहा है, H2O के साथ कंबाइंड होकर के यहाँ पर क्या बना रहा है, H3O+ बना रहा है। मतलब यहाँ जो HCl है, HCl H2O को क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी HCl है, यहाँ पर NH3 है, तो यहाँ पर Cl के पीछे H है, यही H क्या होता है, NH3 के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना रहा है, यहाँ पर NH3 4+ आयन बना रहा है। इसका मतलब HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन को दे रहा है, ठीक है। जो प्रोटॉन देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एसिड कहते हैं। सेम यहाँ पर भी है उसी तरह से, HNO3 है, CH3OH है। तो यहाँ से भी देखिए हाइड्रोजन हट रहा है किसके साथ, इसके साथ जो है कंबाइंड होकर के क्या बना रहा है, CH3OH2 बना रहा है। इसका मतलब जो प्रोटॉन देता है उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसलिए क्या हो गया, एसिड हो गया, यानी कि नाइट्रिक एसिड हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक लुईस एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि कोई लेगा तो समझ जाइए वो क्या है, लुईस एसिड है, ठीक है। और यदि कोई डोनेट करेगा यानी देगा तो क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने H3 और BF3, तो ये समझेंगे कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है, यानी कौन लुईस क्षार है और कौन अम्ल है। तो देखिए यहाँ पर NH3 है, तो NH3 का मतलब हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 5 यानी 5 आ जाएगा। बाहरी का हम 5 इलेक्ट्रॉन, उसी को दिखा दिया गया यहाँ पर, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से नाइट्रोजन का 5 हो गया, हाइड्रोजन का एक होता है तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इस तरह से बोरॉन BF3, बोरॉन का होता है 5 इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 3 आ जाएगा। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइंड, एक इधर एक इधर, ठीक है। लेकिन बोरॉन को अष्टक को पूरा करने के लिए 8 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसके पास है कितना, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 है। इसलिए क्या करेगा कि
ये अमोनिया से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोरॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, अब डोनेट करेगा तो बोरॉन क्या करेगा, ले लेगा। यानी कि जो लेता है, जो ग्रहण करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कौन ग्रहण कर रहा है यहाँ पर, बोरॉन। बोरॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, किससे, नाइट्रोजन से। तो जो लेता है उसे क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। और जो डोनेट करता है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो इसको लुईस क्षार बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन लुईस अम्ल है, कैसे लुईस क्षार है। देखिए इसका एक ट्रिक्स बताए हैं कि जितना भी धन आयन है, यानी जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वो सब क्या होता है, लुईस एसिड रहता है, यानी लुईस अम्ल रहता है। जैसे BF3 कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ाए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए BF3 है तो B + 3F हो जाएगा, 3 को F है तो 3F बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके माथे पर कोई चार्ज नहीं है। B + 3 × F का कितना होता है, -1 होता है। जितना भी हेलोजन ग्रुप है सबका -1 चार्ज होता है, बराबर 0 हो गया। तो B - 3 बराबर 0, यानी B बराबर क्या हो गया, +3। जितना भी पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सब का सब क्या होगा, लुईस एसिड रहेगा। देखिए Cu2+ आयन है, पूछेगा क्या है, लुईस एसिड है, लुईस या लुईस बेस है, तो क्या मारिएगा, लुईस अम्ल। ठीक है, F2+ आयन, जितना भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा सब क्या है, लुईस एसिड रहेगा। और यदि ये फार्मूला के रूप में यदि दिया हुआ रहेगा यौगिक के रूप में, तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके यदि प्लस आता है तो लुईस अम्ल, और नहीं तो माइनस आएगा तो लुईस क्षार। देखिए H+ आयन है तो वो क्या हो जाएगा, H+ आयन को भी लुईस एसिड माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एसिड का काम क्या है, तो एसिड का मेन काम क्या है, खाने के रूप में हम लोग करते हैं। जैसे दूध में पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, अचार में एसिटिक एसिड, नींबू में सिट्रिक अम्ल। तो हम लोग खाने के काम में भी आता है एसिड। ठीक है, खाना पचाने में, जैसे कि पेट में, हमारे पेट में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वो भोजन को क्या करता है, पचाता है। देखिए HNO3 जो होता है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में होता है। सोना और चांदी को शुद्धिकरण में जब जंग लग जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए HNO3 नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा में जब धब्बा लग जाता है, देखिएगा बरसात के समय पर काला काला धब्बा लग जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड डाल करके उस धब्बा को हटाया जाता है। नेक्स्ट है प्रबलता। प्रबलता मतलब कौन सा एसिड जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, कौन उससे कम होता है, तो उसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाया गया, मतलब सजाया गया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसके बाद होता है HNO3, फिर H2SO4, फिर होता है CH3COOH। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछेगा तो HCl, और सबसे कमजोर यानी वीकेस्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रियल। ऑयल ऑफ विट्रियल मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा एसिड है जो कांच में घुलनशील होता है, ये भी पूछा जाता है, तो HF। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक एसिड जो होता है इसका प्रयोग आखिर कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं दवा बनाने के लिए और फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जितना भी खाद्य पदार्थ है उसको संरक्षण रखने के लिए, उसको काफ़ी दिनों तक नष्ट होने से बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेंजोइक एसिड। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया फिर होता क्या है, देखिए एक्वारेजिया को हिंदी से बोलते हैं हम लोग अम्लराज। ठीक है, अम्लों का राजा। ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। तो सांद्र किसको बोलते हैं, देखिए कॉन्सनट्रेटेड, उसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड, मतलब जो पूरा गाढ़ा हो। ठीक है, पानी जैसा ना, पूरा गाढ़ा हो, उसको बोलते हैं सांद्र। ठीक है, तो यदि मान के चले कि ये एक्वारेजिया क्या होता है, HCl और HNO3 का मिश्रण रहता है, लेकिन याद रखिएगा सांद्र। ठीक है, एक होता है तनु होता है जिसको बोलते हैं डाइल्यूट, लेकिन डाइल्यूट नहीं लेना है। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, और कॉन्सनट्रेटेड मतलब पूरा गाढ़ापन हो। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड का अनुपात 3:1 के अनुपात में हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वारेजिया बोलते हैं। HCl और HNO3 के मिश्रण जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्वारेजिया कहते हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सोना और प्लेटिनियम जैसे पदार्थ को भी गला देने की क्षमता रखता है। कौन, अम्लराज यानी एक्वारेजिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
कौन कौन सा पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। जैसे नींबू हो गया, तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल रहता है। संतरा यानी ऑरेंज में क्या रहता है, साइट्रिक अम्ल रहता है। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल रहता है। दही यानी कर्ड में लैक्टिक अम्ल रहता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी का डंक। चीनी का डंक में क्या रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। ठीक है। सिरका में क्या रहता है, एसिटिक अम्ल रहता है। आंवला में क्या रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। चाय में क्या रहता है, टैनिक अम्ल रहता है। और एक चीज़ इसमें आता है कि ये देखिए, सेब यदि पूछेगा सेब में कौन सा एसिड रहता है, तो सेब में मेलिक एसिड रहता है, मेलिक एसिड। ठीक है। देखिए विटामिन सी, विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। पसीना में एसिटिक अम्ल, पेशाब में यूरिक अम्ल, और मधुमक्खी का जो डंक रहता है उसमें फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी का जो डंक रहता है फॉर्मिक एसिड रहता है। ठीक है। इसको जब मधुमक्खी जब काट लिया जाता है तो उसमें वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है शरीर में। उसको उसके जलन को कम करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा डाल देते हैं, खंड का सोडा जो रहता है, ताकि उसके जलन को कम कर सके। क्योंकि बेकिंग सोडा क्षार होता है और हम लोग को क्या कर लेता है, वहाँ पर नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल को क्या कहते हैं, ओलिक एसिड रहता है उसमें। और एक रहता है मीठा जल यानी कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनियम रहता है। नेक्स्ट देखिए क्षार के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्षार किसको कहते हैं, भस्म यानी क्षारक यानी बेस। तो इसका डिफिनेशन पहले पढ़ेंगे क्या, जो स्वाद में कड़वा लगता हो। ठीक है। और वो क्या कर देगा, लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, नीला में। ठीक है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट है उसके अनुसार से, अरेनियस के अनुसार से क्या बोलते हैं, जो जल में घुल करके OH माइनस आयन उत्पन्न करता हो उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्षारक कहेंगे यानी बेस कहेंगे, भस्म कहेंगे। जैसे कि KOH है तो ये 2 भाग में टूट जाएगा जल में डालने से, K प्लस और OH माइनस में। इसी प्रकार से NaOH है तो कि किस में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस आयन में। तो जो भी OH माइनस आयन उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षारक यानी कि बेस कहते हैं। नेक्स्ट है भस्म यानी कि बेस के प्रकार। ये 2 तरह का बेस होता है। 2 तरह का बेस क्या क्या होता है, एक जल में विलय भस्म और एक होता है जल में अविलय भस्म। तो कैसे पहचानेंगे जल में विलय भस्म, तो देखिए जल में जो विलय रहता है उस भस्म को क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जल में जिसे डालेंगे तो वो क्या उत्पन्न करेगा, OH। जिसके लास्ट में OH रहेगा समझ जाइए वो क्या है, जल में विलय भस्म है। और जो धातु के ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, धातु के ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है उसको बोलते हैं जल में अविलय भस्म। जैसे कि मान के चलिए कि NaO है केवल। ठीक है। तो Na क्या है, धातु है। धातु के लिए हम बता दिए कैसे याद रखना है। तो धातु के बाहरी कक्षम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा, 1 2 3 रहेगा। ठीक है। तो आप लोग पहचान सकते हैं। तो इस सोडियम का कितना होता है, तो 2 8 1 होता है। बाहरी कक्षा में 1 है मतलब ये धातु है। धातु के साथ ऑक्सीजन है मतलब धातु के ऑक्साइड है। तो धातु के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, इसको भी क्षारक यानी भस्म बोलेंगे, लेकिन कैसा, तो जल में अविलय भस्म बोलेंगे। ठीक है। और OH यदि लास्ट में है तो उसको बोलेंगे जल में विलय भस्म। जैसे यहाँ पर ZnO है यानी जिंक ऑक्साइड है ना। यहाँ पर क्या है, फेरिक ऑक्साइड है FeO। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, धातु के ऑक्साइड है तो इसको बोलेंगे हम लोग भस्म, लेकिन जल में अविलय भस्म बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट है ब्रोंस्टेड और लोरी। ब्रोंस्टेड और लोरी में क्या बोलता है, देखिए उसमें क्या था, अम्ल में क्या था, जो प्रोटॉन को क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि प्रोटॉन को जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, नहीं बेस कहते हैं, नहीं भस्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए HCl में क्या था, हाइड्रोजन दे रहा था, ये डोनेट कर रहा था, ये क्या क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। लेकिन NH3 क्या करता है, प्रोटॉन को लेता है। देखिए NH3 ले रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हो जा रहा है, इसको मतलब 1 ले रहा है। तो जो लेता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन को जो ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं क्षारक। जो देता है उसको क्या कहते हैं, अम्ल, और जो लेता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षारक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए लुईस के अनुसार से क्या कहता है, तो लुईस में उसमें क्या था, हम बता दिए थे कि जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, उसे क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। जैसे यहाँ पर अमोनिया और इसका BF3 का एग्जांपल लिए थे, तो उसमें नाइट्रोजन क्या कर रहा था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा था, BF3 में बोरॉन को डोनेट कर रहा था, क्योंकि इसका अपना ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पा रहा था इसलिए। तो ये जब
लोन पर इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर रहा था, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया, और जो लेता है उसे क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्षारक का उपयोग क्या है। तो क्षारक का उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्षारक में सबसे पहले क्या है कि हम लास्ट में बताए थे कि OH रहेगा, तुम समझ आए कि वो क्या है, जल में विलय क्षार है। तो CaOH का होल टू इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो घर में जो हम लोग चूना का जब पोताई करते हैं चूना से, तो उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी सफ़ेदी करने के लिए। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर जब बनाते हैं तो उसमें भी क्या करता है, CaOH का होल टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, याद रखिएगा। इसका प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में। ठीक है, एक कपड़ा, कागज़ आदि बनाने में करते हैं। ठीक है, और एक होता है जितना भी कल कारखाना है तो उसको साफ़ करने के लिए भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। एक है MgOH का होल टू। MgOH का होल टू को सबसे पहले क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट में जो एसिडिटी होता है उसको दूर करने के लिए MgOH का होल टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई व्यक्ति मान के चलिए कि शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस जो है उसका जाँच करने के लिए कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग करता है, तो जो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, तो वो भी एसिड बेस यानी अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर ही कार्य करता है। ठीक है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है यानी जो यंत्र के माध्यम से पुलिस जो है शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की जो जांच करता है पुलिस लोग, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी जो है किस पर आधारित रहता है, अम्ल क्षार पर। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए लवण। लवण किसको बोलते हैं, अम्ल और भस्म दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो देखिए अम्ल का जैसे एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और NaOH मतलब क्या हो गया, भस्म हो गया, दोनों रिएक्शन किया तो देखिए यहाँ पर कैसे रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पर Cl और यहाँ का Na दोनों क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, नहीं NaCl का निर्माण करेगा, और ये जो H और ये OH मिल करके क्या बना देगा, H2O। देखिए H2 हो गया और ऑक्सीजन इसके पास है, H2 हो गया। तो NaCl को क्या बोलेंगे, लवण, और H2O क्या बोलेंगे, जल। ठीक है, लवण और जल बनाता है। देखिए साल्ट का उपयोग क्या है, साल्ट का उपयोग कहाँ होता है, देखिए इसका उपयोग होता है सबसे पहले NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है, या सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, खाने के रूप में हम लोग करते हैं, अचार बनाते हैं तो वहाँ पर भी NaCl का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, NaHCO3 को क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। 3 गो नाम हो गया इसका, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट में एसिडिटी हो गया तो इसको दूर करने के लिए करेंगे। और एक कहाँ करेंगे, अग्निशामक यंत्र में, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में, आग को बुझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है, धोने का सोडा। वो खाने का सोडा था, ये हो गया धोने का सोडा। इसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सबको मालूम है, धोने का सोडा का प्रयोग कहाँ करते हैं, धोने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया KNO3 मतलब हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, बारूद बनाने के लिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे pH स्केल। देखिए pH स्केल क्या होता है, तो pH स्केल का खोज सबसे पहले किसने किया था, सोरेनसेन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था, कब, 1909 ईस्वी में किया था। ये कौन सा स्केल होता है, कोई भी विलयन का, कोई भी सॉल्यूशन का, कोई भी विलयन का अम्लीयता या क्षारीयता, ठीक है, एसिडिटी या बेसिसिटी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्केल का यूज करते हैं। कोई भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए जिस स्केल का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। pH बराबर क्या होता है, -log H+। यदि कोई भी विलयन का यदि हम लोग H+ मालूम है तो उस विलयन का क्या होगा, हम लोग pH मान निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, यदि कोई विलयन का pH मान
7 से अधिक हो, ग्रेटर देन 7, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कौन सा विलयन है, क्षारीय विलयन है। यदि पीएच मान 7 से क्या हो, लेस देन हो यानी कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय विलयन। यदि पीएच मान क्या हो, 7 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीन विलयन, ठीक है। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो बॉडी है यानी जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, उसका पीएच स्केल कितना के बीच में काम करता है, 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच में काम करता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जब वर्षा जल का पीएच मान कितना होगा, 5.6 से जब कम हो जाता है। जब वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है, ऐसे वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है, लेकिन उससे जब कम हो जाएगा तो उस जो जल होता है, वो जो जल होता है, उस जल को कहते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उस वर्षा को क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। दंत क्षय मतलब देखिएगा, दांत जो होता है सड़ने लगता है। क्यों सड़ता है, जब मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से जब कम होने लगता है, मुंह का पीएच मान कितना, 5.5 से जब कम होने लगता है तो दांत का जो होता है क्षय स्टार्ट हो जाता है, दांतों का जो है सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और दांत का जो इनामेल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है दांतों का इनामेल, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज ये अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।